सरस्वती सुरभारती भगवती देणी वे तू घोर अज्ञान का रोमा छोरे टोणू पार लगे तू घोर अज्ञान का रोमा छोरे टोणू पार लगे तू यूं जनो सुकिलो रूप तेरो यूं जनो हंस कमल को घेरू मीठे भी ज्ञान किरण दे सुकिले चमके दे मन मैलू मेरू। हमारे मनचार सिंह आपके माननीय मुख्य अतिथि और हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत, जैसे कि हमारे जो संचालन करता हैं आज के श्री भूपेंद्र सिंह नेगी जी ने बताया उनके बारे में। यहाँ पे उनका इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, जिनका की आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहता है, शिक्षाविद हैं और बहुत ही शिक्षा जगत में लोकप्रिय हैं। समाज में भी उनकी एक अग्रणीय भूमिका रहती है। ऐसे हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर संपूर्ण रावत सर जी। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रदीप अंथवाल जी, जो बहुत ही एक सहज और सरल स्वभाव के हैं। जो मैंने निवेदन किया, मैंने केवल एक मैसेज किया था कि हम ये कार्यक्रम, जो निर्मल पंवार है उसको भी हमने सम्मानित करना है, लेकिन वो क्योंकि वो हल्द्वानी गया था, स्टेट विज्ञान जो महोत्सव है हल्द्वानी में हुआ था, तो उसकी तबीयत खराब होने की वो नहीं आ पाया। उसको हमने आमंत्रित किया था, तो उनके जो प्रधानाचार्य हैं उनको हम उस बालक का सम्मान दे देंगे। तो ये हमारा 5वां सम्मान है, जैसे हमारे संचालक महोदय ने कहा। और निरंतर हमारी ये कोशिश है कि हम रिकॉग्नाइज करें ऐसे व्यक्तियों को। और जो दूरदराज, तो इस साल ऐसा संयोग बना, मैम ने भी कहा था, जो इस ट्रस्ट की संरक्षिका हैं और जो स्वर्गीय सिद्धदर्शन सिंह नेगी जी की धर्मपत्नी है, उन्होंने कहा कि आप इस बार महिला को देख लीजिए किसी। तो इसी क्रम में हमने चुना इनको, और चुनने की वजह भी यहाँ पे जब पढ़ा जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि क्यों हमने सिद्धदर्शन सिंह नेगी जी की जयंती 15 नवंबर के उपलक्ष्य में विद्यार्थी निर्मल पंवार कक्षा 10वीं राजकीय इंटर कॉलेज खंड विकास खंड कीर्तिनगर टेरी गढ़वाल को बेंगलुरु कर्नाटका में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी वर्ष 2025 में द्वितीय स्थान प्राप्त कर अपने विद्यालय, अपने क्षेत्र एवं उत्तराखंड का नाम गौरवान्वित करने एवं इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सिद्धदर्शन सिंह नेगी स्मृति आखर विज्ञान छात्र सम्मान वर्ष 2025 से सम्मानित करते हुए आखरचारी के इस सभागार में मुझे बोलने का मौका दिया गया, तो मैं समस्त आखर परिवार का धन्यवाद प्रेषित करता हूं। अब मैं आता हूं आज के विषय पर। जरूरतें क्या हैं? अभी तक तो मशीनों को मैं अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाता आया हूं। अब क्यों ना कुछ ऐसी खेल किया जाए कि मशीनें समझ सकें कि यार मेरे जो ये हैं, ये स्वामी हैं, इनकी आखिर आवश्यकता क्या है। भाई यहीं से शुरुआत होती है फिर हलचल की। जैसे कैलकुलेटर एक उपकरण ही लगा लीजिए, तो कैलकुलेटर क्या क्या उसने हमारी गणितीय प्रक्रियाओं को बनाया, लेकिन फीड हम खुद करते आए उसमें। एलिमेंट्स हैं वो क्या है, आपको चैट जीपीटी बहुत बेहतरीन उसकी व्याख्या करके दे देता है। अद्भुत आश्चर्यजनक चीज है, जो भावनात्मक चीज है उसको भी एक्सप्लेन कर रहा है। स्टिल इसके बावजूद भी ये अभी जो आपके पास है वो एक नैरो इंटेलिजेंस है, अभी बहुत सीमित है इसका क्षेत्र। ठीक है, जो ये गूगल ट्रांसलेटर हुआ, सीरी हुआ, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, एलेक्सा जो आप कर रहे हैं, एलेक्सा जो आपके पूरे जो आपके जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको देते हैं, आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही देखती बल्कि आपको कामों को वो एक गाइडलाइंस भी देती है, प्लान भी आपके साथ करता है एलेक्सा, जो ये रोबोटिक सिस्टम आपके यहाँ लगे हुए हैं। इसके बाद जो अब उम्मीद की जा रही है एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये वो चीज हम अब इस पे खोज चल रही है। आर्टिफिशियल
जनरल इंटेलिजेंस में कि व्यक्ति की तरह वो सोचने लग जाए कि अब क्या करना है। वो ये ना देखिए कविता आप तो अभी कविता फीडबैक दे रहे हो, वो आपके लिए कविता लिख देगी, सर आपको ऐसा लग रहा है कि आप वहां जा रहे हैं तो क्यों ना ये कविता आप प्रस्तुत कर लें, और यदि इसमें नेगी जी की भी कुछ पंक्तियां ऐड कर रहे हैं तो मैं दे दूंगा, और इस तरह से। अब वो इतना बेहतर कम क्यों कर कैसे पा रहा है? देखिए हमारी दिमाग की सीमाएं हमको पता नहीं, लेकिन मशीन की सीमांकन इस तरह से उसमें विस्तार ले रहा है। और जैसे अभी ये कर्मांगत हमारे जो विज्ञान के जो रहे विषय, पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहा है, उसके बाद क्वांटम फिजिक्स रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग रहा है, और क्वांटम कंप्यूटिंग आ गया तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस हम कहते हैं। आप अभी हम बाइनरी डिजिट पे काम कर रहे हैं, बाइनरी सिस्टम पे कंप्यूटर काम कर रहा है, क्यूबिट सिस्टम आ गया। तो अब आप ये सोचिए कि ये पूरी जो बातें हो रही है, हो क्या रहा है कि अभी मैं आपसे कहूं कि सर ये 10 छात्रों का ये है, 10 छात्रों की ये कॉपी है और इस तरह का इनका वर्क है, इनके बाद में एक एनालिसिस करिए, तो आप टाइम लेंगे, 10 को देखेंगे, फिर 10 के एक एनालिसिस लेंगे कि यार ये छात्र मैं ऐसा समझता हूं, ये छात्र। अब आप एज्यूम करो कि 15 लाख का डाटा फीड कर रहे हैं, विदिन सेकंड आपको जवाब मिल जा रहा है। तो उस मशीन की कल्पना कीजिए, क्वांटम जो है, क्वांटम कंप्यूटिंग ये काम कर पा रही है। कैसे, क्यों, क्या दिक्कत है? वो तो चुनौतियां तो हमेशा रही हैं, चुनौती तो गाड़ी बनाने में रही है। आज जितनी भी चुनौतियां 100% वो दूर होंगी और क्वांटम कंप्यूटिंग आएगी भी, लेकिन कैसा मानव का पूरा फिर समाज का रूप कैसे होगा, हमारी बुद्धिमत्ता का स्वरूप क्या रहेगा, हमारे बिहेवियर स्वरूप कैसे चेंज आएंगे, सब एक कौतूहल का विषय भी है, चिंता का विषय भी है और ऊर्जा का विषय भी है कि हम किस तरह के समाज में जाने वाले हैं। तो ये इस तरह की बातें इसमें है AGI। तो उसके बाद फिर एक जो कल्पना करते हैं, जिसको स्टीफन हॉकिंस भी करते थे, और उस पर एक नाटक भी हमने लिखा है कि वो ये कहते हैं कि ये तो ठीक है, मशीनें, लेकिन हम समझ रहे हैं कि मशीनें नियंत्रण। एक कल्पना कीजिए कि मशीन के अंदर ऐसे भावना आ जाए कि मैं रोज सुबह उठ के काम दे रहा हूं, आखिर मैं इसका नौकर हूं क्या? एक ऐसा रोबोट आपके पास है, अचानक उस पर एक विचार आ जाए कि ये क्या है यार, आखिर मेरी भी कोई आइडेंटिटी है कि नहीं, मैं क्यों इस तरह से काम कर रहा हूं, आखिर ये क्यों नहीं मेरे तरह काम कर रहा है? यदि उसके अंदर वो सचेतना, क्या बोलेंगे उसको, अपने ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए उसको, कि मैं अपने लिए एक सेल्फ आइडेंटिटी के रूप में डेवलप हूं। एक ऐसी इंटेलिजेंस की बात भी जब हम करते हैं, तो ये जो विज्ञान है पशुपेश में आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर हम कहें कि रोबोट अपने लिए करने की बात करे। सौभाग्य की बात है, और इसके लिए मैं अभी अपने सभी जितने मेरे शिक्षक साथी यहाँ पे उपस्थित हैं, वहाँ पे उनको मैं जो है बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करती हूँ। इसके अलावा मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सकूं। विज्ञान जैसे रोचक विषय को लेकर सभी उनकी गतिविधियों में एक दल टीम वहाँ से जो है लेके आई थी श्रीनगर गढ़वाल, जिसमें 2 छात्र जो है इंस्पायर के प्रोग्राम के तहत जो है यहाँ पे हमने 7 दिन जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। 100 साल पूरे हो चुके हैं और 100वां साल चल रहा है। तो सभी जितने भी जो वहाँ पे प्रोफेसर लोग आए थे, सभी क्वांटम से रिलेटेड जो प्रोफेसर लोग वहाँ पे थे, सभी जो है बड़े बड़े पदों पे थे। और उसमें एक बड़ा नाम है प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा का भी, जो वहाँ पे जो है मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पे आई हुई थी। तो उन्होंने जो है बच्चों को क्वांटम से रिलेटेड जो है, जो उस क्षेत्र में काम भी कर रही हैं क्वांटम के उसमें, और उनका अपना खुद का लैब भी है। तो हमारे बच्चों ने, हमारा जो बच्चा था टीम उत्तराखंड की तरफ से जो गया था, निश्चित रूप से उसने कुछ ना कुछ सीखा होगा वहाँ पे। हमारी जो जजिंग हुई, तो ये विभिन्न स्टेट से आए हुए 5 बड़े बड़े पदों पे जो आसीन लोग, जो प्रोफेसर लोग थे, क्वांटम से रिलेटेड जो वहाँ पे जजेस थे, तो उन्होंने जो है 5 जजों ने जो है निरीक्षण किया, और नतीजन ये हुआ कि हमारा जो स्टेट है, उत्तराखंड राज्य जो है, वो 2य नंबर पे आया। इसके अलावा जो है हमें उनके द्वारा जो है हमें बहुत सहयोग मिला है, और हम तो सिर्फ बच्चों को तराशने का काम करते हैं, और आगे आने वाले वक्त में भी मेरी कोशिश ऐसी रहेगी कि मैं जो है बच्चों को और तराशूँ, और जो है उनमें जो है उत्साह भरूँ, ताकि जो है जो निर्मल के अलावा और भी बच्चे हैं, वो जो है बड़े बड़े मंचों पर जाए, और जो है स्कूल का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें, और उत्तराखंड का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संदीप राव जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। इस प्रकार के विशेष कार्यक्रमों को
आयोजित करके उन्होंने इस शिक्षा जगत में एक पॉजिटिविटी डाली है। जो लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के लिए टीचर्स के इनोवेशन सामने लाते हैं और अपने संसाधनों से सम्मानित भी करते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं। तो श्री राव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आज जिन विभूति की वजह से हम यहाँ पर हैं, स्वर्गीय नेगी जी गणित और विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने बड़ा काम किया है, उनका बड़ा नाम है, राष्ट्रपति पुरस्कार से भी वो सम्मानित हैं और अपने जीवन करते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेसर सर आए हैं, सेवानिवृत्त हैं, पर लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं और उनकी उपस्थिति से हम सब गौरवान्वित हुए हैं। यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल सर हैं, रिटायर्ड हैं, परंतु आज यहाँ पर हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो हमारा उत्साहवर्धन हो रहा है। तो इन महापुरुषों को भी मैं विशेष यहाँ पर नमन करूँगा और इस सभागार में उपस्थित आखिर चैरिटेबल ट्रस्ट से अनुराग रखने वाले समस्त अतिथि गणों का स्वागत करता हूँ। अब नेगी जी के बारे में थोड़ा कहना चाहूँगा। हमारा जो विषय, अब मैं भी गणित का टीचर हूँ, तो उन्होंने अपनी पुस्तिका ये जो विज्ञान गणित गीतिका जो लिखी है, पहले ही पृष्ठ पर ही लिख दिया है कि गणित का एक फोबिया है, बच्चों को गणित का बहुत डर है। और उसका उन्होंने कारण भी दिया कि बच्चों को जब फंडामेंटल हम नहीं बताएंगे, फंडामेंटल से उनको नहीं जोड़ेंगे, तो धीरे धीरे हम माना उनको याद करना बता रहे हैं, ये भी सूत्र भी याद करो, ये भी करो, ये भी करो, आ कहाँ से रहा है। जब तक यहाँ बच्चों को नहीं बताएंगे तो उनके ऊपर एक भार पड़ता जाता है गणित के प्रति, वो दूर भागते रहते हैं। जबकि यहाँ पर फिजिक्स के सर हैं, तो बिना गणित के फिजिक्स तो चल ही नहीं सकती। सूत्रों की रचना हो गई, सैटेलाइट लॉन्च करना है, इतनी स्पीड पे करना है, वहां उसके ऑर्बिट हो गई, फॉर्मूला तो बन गया, पर उसको अप्लाई कौन करेगा। फॉर्मूला तो गणित वाले ने बना दिया, अप्लाई कौन करेंगे, फिजिक्स वाले और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। उसके लिए वो टेक्नोलॉजी, उसके लिए वो इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराएंगे। तो नेगी जी ने शुरू में ही कह दिया है कि गणित के प्रति आप बच्चे के अंदर फंडामेंटल डालने का प्रयास करिए। आगे जाकर के उन्होंने अपनी पुस्तिका में, मैं थोड़ा उसका अध्ययन किया है, विज्ञान, भौतिक विज्ञान के तो एक्सपर्ट थे ही, वहां पर उन्होंने जड़त्व का नियम, उसकी भी व्याख्या की है। और जड़त्व वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिमान है तो चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो सेम हमारा ह्यूमन नेचर में होता है। एक कोई जब नई चीज आती, नई परंपरा आती है, तो स्वाभाविक है कि उसको मनुष्य भी जल्दी स्वीकार नहीं करता। हम इन जनरल उसके विरोध में हो जाते हैं कि जब चल रहा था ऐसे, तो क्यों परिवर्तन किया गया, जबकि प्रकृति का नियम ही है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जैसे 10 साल पहले मैं रहा हूँगा, आज मैं वैसा नहीं हूँ, और 10 साल बाद अब मैं कैसे हूँगा, क्योंकि लगातार परिवर्तन चल रहा है। अपनी इस विज्ञान गणित गीतिका में उन्होंने आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत, रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ फिजिक्स, जो वहां पर उन्होंने बताया, ये सिद्धांत दिया ही उन्होंने है। उन्होंने एक खास चीज कही, बहुत कुछ वहां पर कहा, पर एक खास चीज कही कि टाइम के 3 हिस्से हो गए। एक तो जैसे इससे पहले जितने वक्ताओं ने कहा है वो पास्ट में हो गया, मेरा वर्तमान चल रहा है, आगे आने वाले जो हैं वो भविष्य है।
वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल। मनुष्य जो है अपनी लाइफ में वर्तमान पे कितना टिकता है, इतना ही टिकता है जैसे मैं सांस लूं, इनहेल करूं, तो ये मेरा भविष्य है। ये मैं भविष्य, मैं सांस लेते में जितना समय ले रहा हूं ये भविष्य है। जब मैं इसको एक्सेल करूंगा, बाहर श्वास निकालूंगा, ये पास्ट हो गया। और जितनी देर मैं वहां रुका, अंदर श्वास गई और बाहर आने में थोड़ा सा यदि हम अनुभव करेंगे तो थोड़ा सा वहां व्यक्ति रुकता है, उतना टाइम ही हम प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं। हम अपना सारा समय या तो पास्ट जो बीत गया या भविष्य जो आने वाला है उसी पर कर देते हैं समाप्त। वर्तमान के बारे में बहुत कम ही सोच पाते हैं। तो वहां वो लिखते हैं कि यदि हम अपने पास्ट में जा पाए, क्योंकि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बहुत बारीक लाइन है यहाँ पर, क्या हम टाइम में प्रवेश कर सकेंगे प्रेजेंट से पास्ट में या प्रेजेंट से फ्यूचर में, क्या हम जा पाएंगे? तो वहां उन्होंने एक एग्जांपल के साथ कहा कि एक समय ऐसे आएगा जब हमारे यानों की स्पीड, हमारे प्लेन की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जो प्रकाश का वेग है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, जब उस वेग से कोई प्लेन उड़ेगा, कोई इस पे बैठा रहेगा, तो उस समय वो लिखते हैं उस किताब में कि टाइम वैसे पॉजिटिव माना जाता है, टाइम नेगेटिव नहीं होता। समय हमेशा धनात्मक माना जाता है, उसमें ऋणात्मक नहीं होता। उस समय क्या होगा, अब ऐसे तो घड़ी देखो, क्लॉकवाइज चलती है, दक्षिणावर्त चल रही है क्लॉक, लगातार समय चेंज हो रहा है। परंतु जब आप 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड वाले यान में गति करेंगे तो घड़ी की सुइयों की दिशा वामावर्त हो जाएगी। आप पीछे के टाइम में चलते जाएंगे। यदि आप 50 साल के होंगे और आप लगातार उस प्लेन में बैठे हैं और 20 साल उसमें बैठे हैं, तो आपकी एज 30 साल हो जाएगी। जब आप धरती पे आएंगे तो आपके दोस्त जो 50 साल वाले थे वो तो 70 पे पहुंच गए, पर आप 50 साल वाले कहां पहुंच जाएंगे? 30 साल पे। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत, बड़ी अच्छी व्याख्या उन्होंने की है। और जैसे सर ने भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिन क्या कर सकता है, अभी तो बहुत कुछ संभावनाएं हो रही हैं, परंतु एक दिन ये बात सत्य होगी कि एक आदमी जो कि बिल्कुल ओल्ड हो चुका है और वो एकदम इस टेक्निक की मदद से जवान हो जाएगा। 30 साल का नवयुवक भी अपने बचपन में आ जाएगा, 8 साल 10 साल की एज पे आ जाएगा। और सबसे बढ़िया समय उन्होंने क्या कहा है अपनी किताब में, उन्होंने कहा बचपन, इससे बढ़िया हंसी खुशी आनंद का समय जीवन में हो नहीं सकता। क्योंकि यहाँ बच्चे को केवल खेलना है, मस्ती करनी है, दौड़ करनी है, और कुछ मिले ना तो रोजाना है और अपनी बात मनवा लेंगे। तो कुल मिलाकर के इस जीवन का जो उद्देश्य है खुश रहना, वो यही इस बात को लाते हैं घुमा फिरा करके कि जीवन का उद्देश्य है खुश होना, बच्चा बनना। और जब आप बच्चे हैं तो आप खुश हैं। एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, और वो पार्टिकल्स जब एक दूसरे से मिलकर के बड़े पार्टिकल्स बनते हैं तो वहाँ से जो है क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग बेशक यहाँ पर संडे वाले दिन अगर हम लोग यहाँ पर किसी बात पर लेकर चर्चा कर रहे हैं, अपने जो शिक्षक साथी उसको सम्मानित कर रहे हैं, तो बेशक है यहाँ पर हम लोग जो है एक बुद्धिजीवी वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सभी का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं आखर चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय श्री संदीप रावत सर का,
जब सर ने मुझे कॉल किया तो मैंने कहा कि मैं जो है अभी बहुत जूनियर हूँ, अपने सीखने की उम्र में हूँ, आप थोड़ा सा मुझे मुख्य अतिथि ना बनाएं। लेकिन जब सर ने इस प्रोग्राम की रूपरेखा बताई कि यहाँ पर विज्ञान और के जितने भी शिक्षक साथी हैं वो सारे रहेंगे, आदरणीय प्रोफेसर एस रावत सर रहेंगे, मैडम का यहाँ पे सम्मान होना है, तो मैं अपने को ना रोक पाया और मैंने सहर्ष इसको स्वीकार के मैंने कहा मैं आप लोगों के बीच में आकर के मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आदरणीय प्रोफेसर संपूर्ण सिंह रावत सर पिता तुल्य, और जब सर सेवा में रहे गढ़वाल विश्वविद्यालय में आपके सानिध्य में रहकर सर बहुत कुछ सीखा हमने, और अभी भी आपके जो पद चिन्ह उसको चलने का हम प्रयास करते हैं। और आपकी प्रेजेंस में, आपकी अध्यक्षता में हम अगर कुछ बात कर रहे हैं तो मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस सभागार में। और ये आखिर चैरिटेबल ट्रस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग, हम फेसबुक पे लगातार सबसे बातचीत करते रहते हैं, देखते रहते हैं, और बड़ा इनोवेशन जैसा कि कहा गया कि अपने शिक्षक का सम्मान करना। देखिए हम लोग बाहर तो बहुत सारा सम्मान लेके आते हैं, जो अपने घर में अपना सम्मान होता है तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैडम आप बहुत बधाई के पात्र हैं, और इस तरीके से जो है हमारा विशेष रूप से शिक्षकों को सम्मानित कर शिक्षा क्षेत्र में प्रेरणा और उत्साह का संचार करना अत्यंत सराहनीय कदम है। और चूंकि मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ और सर ने कहा कि जो है मैथ के बिना फिजिक्स नहीं चल सकती है, फिर सर केमिस्ट्री के बैठे हुए हैं, तो यहीं से मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ कि जब मैंने यहाँ 2013 में गढ़वाल विश्वविद्यालय ज्वाइन किया था और 2006 में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी मौसम विभाग पुणे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में। मास्टर्स इन फिजिक्स मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया था। तो चूंकि एक इंस्टीट्यूट का फायदा हमको मिला कि BHU से पढ़ करके आप सीधे जो है साइंटिस्ट बने, तो हम पुणे पहुंच गए। वहाँ पर हम लोगों ने जिस तरीके से स्टडी की, और चूंकि एक ऐसे परिवेश से आना जहाँ पर हिंदी इंग्लिश मीडियम का बहुत ज़्यादा द्वंद्व होता है, तो वहाँ पर पुणे जैसे मेट्रो सिटी में हम कैसे भी अपने को कोप अप कर पा रहे हैं। पिताजी मेरे टीचर रहे हैं, और टीचिंग का जो जीन था वो शरीर में है, तो मुझे वो साइंटिस्ट वाली जो पोस्ट थी वो रास नहीं आई, इसलिए मैंने कहा कि मैं जो टीचर बनूंगा, मैं टीचिंग करना चाहता हूँ। तो मैंने घर वालों से बहुत उससे कहा कि मैं साइंटिस्ट का पोस्ट है, मैं थोड़ा सा जो है इससे मैं टीचिंग की पोस्ट जाना चाहता हूँ, जहाँ मुझे एक नयापन दिखेगा हमेशा। नई सुबह आप जाते होंगे, सुबह स्कूल पहुँचते होंगे, बड़ा एक फ्रेशनेस आती है। जो है साइंटिस्ट क्या होता है कि अपनी सीट पर बैठ करके उसका लैपटॉप, उसका नो डाउट, लेकिन हमारा जो सामाजिक दायरा था वो बहुत धीरे धीरे हमारे कम होता चला गया। और टीचिंग में जैसे ही हम आए, गढ़वाल विश्वविद्यालय ज्वाइन किया हमने, और फिर यहाँ पर हमने कहा कि मुझे जो है फर्स्ट सेमेस्टर दीजिए, आप BSc का फर्स्ट सेमेस्टर दीजिए पढ़ाने के लिए। जो कि एक फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगी, गौतम सर हर जगह लोग। तो मैंने अपने को एनालिसिस किया, मैंने कहा मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं, कि उतना जो है मेरी क्लास जो है सर वो सीढ़ियों पे बैठ जाते थे, जो है सर मुझे पढ़ना है कैसे भी जो है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो एक तो उनके कंफर्ट जोन में जाकर के पढ़ाना है। सपोज हम लीनियर मोमेंटम लिख रहे हैं, रेखीय संवेग है, तो हमने लीनियर मोमेंटम लिखा और उसमें ब्रैकेट में हमने रेखीय संवेग लिख दिया, बच्चा तुरंत कनेक्ट हो जाता है कि सर देखिए ये बात कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जब हम जहाँ से हम लोग पढ़ के आए हिंदी मीडियम, वहाँ पर बहुत क्योंकि धीरे धीरे छूटता ही जाता है जो, और साइंस का आदमी जो है वो साइंस तो बिल्कुल ही जीरो हो जाता है उसको, क्योंकि वो अपने को सीखना भी नहीं चाहता है। तो हम लोग जितना भी, अगर आप लोग जो वोकेबुलरी यूज कर रहे थे, बड़ा अच्छा वोकेबुलरी आप लोग यूज कर रहे थे, जो शब्द को कहा जाएगा, हम लोग जो साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी है, उनके मुंह से वो वर्ड्स नहीं निकल पाते, क्योंकि हम लोग अपने को इनोवेट नहीं करना चाहते, अपने को सिखाना नहीं चाहते हैं। और हमने ये जो भी प्रयोग किया, हमने कहा कि आप अपने नोट्स बनाइए, हिंदी इंग्लिश में लिखिए, इससे इंग्लिश का आ गया। तो हमने धीरे धीरे बच्चों को किया, आज लगभग जो है हमको 13 साल हो चुके हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में, और बड़े अच्छे तरीके से हम जो है बच्चे उसको अडॉप्ट करते हैं। कुछ डांट भी खाते हैं, उसका ये फायदा होता है कि बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं, और एक फिजिक्स लेने की जो ललक है वो वहाँ से स्टार्ट होती है फर्स्ट सेमेस्टर से, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा भाई पेपर है, जो मैंने लिख दिया वो शायद वो आगे तक मूव करेगा। तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे मैं आदरणीय शिवदर्शन सिंह नेगी सर को याद करते हुए बात वहीं पर है कि फंडामेंटल अगर आपको नहीं पता है तो शायद हम लोग जो है उतना अच्छा तरीके से बच्चे को जो है
हम इंटरेस्ट नहीं जगा पाते हैं। मेरी बेटी 10th में है और हम कहते हैं बेटा क्या लोगे, फिजिक्स तो नहीं लेंगे सीधे और फिजिक्स के मतलब बच्चा फिजिक्स नहीं ले रहा, वो सीधे सीधे मना कर देती है। और मैं बच्चों से और पूछता हूँ, जब मैं क्लास पढ़ा रहा होता हूँ तो बच्चों के चेहरे जो है फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं बड़े डरावने जो है। मैंने बच्चों क्या हुआ, तो उनको जब हम अपने कंफर्ट रूम में लेके आते हैं, उनसे कहते हैं आपको जो नहीं समझ में आ रहा आपको हम मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे सारी चीज़ें, तो शायद वो कहते हैं नहीं ये सर बहुत अच्छे हैं, ये हमसे हम उस तरीके की बात करते हैं। तो शायद जैसे मैडम आप बता रही कि बच्चे अब हमारे नेशनल लेवल पे जा रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग उस तरीके का प्लेटफॉर्म दे रहे होंगे। तो ये बहुत जरूरी बात है कि हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जिस स्कूल में रहते हैं, वहाँ के बच्चे किस स्टैंडर्ड के हैं वो यहाँ पर जो है बहुत देखने वाली बात है। एक डाटा मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा डाटा है ये, कि हमारे जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के जो बच्चे हैं जब वो बीएससी में जाते हैं उनकी राइटिंग और सर उनका फंडामेंटल बहुत अच्छा होता है। शायद आप लोग सब बधाई के पात्र हैं इस बात को लेकर के। जो कॉन्वेंटेड स्कूल्स हैं जो है उनकी राइटिंग अगर आप देख लेंगे तो शायद आप 0 मार्क्स लेके चले जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग करेंगे आप। तो मेरा जो फोकस है जब तक आप राइटिंग बच्चे का नहीं सुधारेंगे जो है, और हो सकता है कि आप लोग ओवरऑल डेवलपमेंट करते होंगे उस तरीके से, क्योंकि जो बच्चे पॉलिश होकर आते हैं उनमें हम बहुत ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये बच्चा जो है कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हुआ है, ये बच्चा जो है हमारे जीआईसी का पढ़ा हुआ है। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो इंस्पायर फाइंड आउट करते हैं। इंस्पायर जो है वो तभी मिल पाता है जो टॉप 1% स्टूडेंट्स रहेंगे। तो आप लोग जो परसेंटेज पे भी फोकस रखते हैं, आप सब बधाई के पात्र हैं, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स जो है अपने जो स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमने जब यहाँ पे गढ़वाल विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया और फिर हमने कहा कि हम एक ऐसे एरिया में उत्तराखंड जस्ट लाइक ए नेचुरल लेबोरेटरी। आप देखिए, आप बाहर आप देख रहे हैं धूप, थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो है क्लाउड आ जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर धुंध आ जाएगी, तो सुबह को उठेंगे तो ऐसा जो क्लाइमेट वो शायद ही कहीं मिलता होगा। इस मौसम में रह करके जो है, और फिर हम आए दिन ये सुनते रहते हैं कि हम लोग जो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमारी हो रही है। धराली का घटना अभी हम सबने देखा ही है। मतलब ऐसी कोई मानसून सीजन नहीं आता है जहां पर हम अपने को जो है बड़ा अपने को कोसते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम वहां से निकल के आए, फिर हमने यहाँ देखा, हमने यहाँ पर लैब इस्टेब्लिश की क्लाउड के फॉर्मेशन की, कि क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है उत्तराखंड में। आप यकीन मानेंगे जहाँ पर क्लीन एनवायरनमेंट है वहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है, स्नोफॉल होता है। बड़ी अच्छी न्यूज़ कई बार निकल के आती कि इस बार स्नोफॉल हुआ या नहीं हुआ। तो वो भी हमने एक एनालिसिस की कि हमारे कुछ पैचेस ऐसे हैं उत्तराखंड में जहाँ पर पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है। अब जैसे हम लोग ये बात कहते हैं, वैसे ही तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग कहता है उत्तराखंड में पॉल्यूशन लेवल कैसे हो सकता है, हम तो यहाँ बहुत शुद्ध हवा लेकर जा रहे हैं, यहाँ से तो जो है जो एयर पार्सल वो पैकेट बाहर भेजा जाता है। हकीकत ये है कि हम लोग जो है बहुत नेक टू नेक चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग पॉल्यूशन के आदी नहीं हैं। आप देखेंगे इस समय जो है ग्रेटर नोएडा दिल्ली का जो एरिया है वहाँ पर अलार्मिंग सिचुएशन है। तो वो लोग क्या है हैबिचुअल वो सर्वाइव कर जाते हैं, कि हम लोग जो है जब पर्टिकुलर टाइम में पॉल्यूशन लेवल पीक बढ़ता है तो उसका हेल्थ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। एक डाटा मैं आपके सामने रखना जा रहा हूँ कि कीर्तिनगर से लेकर के और स्वीट तक का जो बैंड है, जिसके रोड साइड में अगर घर है, इनके घर का डाटा अगर आप लीजिएगा तो हर घर में जो है दमा, अस्थमा, साइनस, इन सब की जो है डिसीज जो है वो हर घर में है। ऐसे क्या रीजन है जो इन्हीं घरों में ज़्यादा है? एक तो अगर आप देखेंगे कीर्तिनगर से लेकर के स्वीट तक का जो बैंड है और ऊपर से पहाड़ी है पूरी है, ठीक है। तो जो पॉल्यूशन लेवल यहाँ चलता है वो पूरा जो है उस स्वीट तक अगर पास नहीं होता है तो वहीं का वहीं वो घूमता रहता है। और मैंने ये देखा है श्रीनगर में हम लोग सब जो है जब भी पॉल्यूशन की बात होती है तो शायद हम लोग बहुत जीरो पे आउट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कि बहुत जागरूकता किस तरीके की नहीं रहती है। आप देखिए रोड पे जो है काम चल रहा है, धूल उठती रहती है, शायद कोई इस बात से इत्तेफाक रखता है कि इसका कितना डैमेज जो है हम सब लोगों को हो रहा है। एक चीज़ और है कि हम लोग तो चलो ठीक है जागरूक हैं, इस सब चीज़ को जानते हैं, लेकिन जो रिमोट एरिया में जहाँ पॉल्यूशन लेवल पहुँचता है वहाँ पर जो वुमेन्स हैं, क्योंकि वुमेन्स जो लाइफ लाइन है उत्तराखंड की, अगर किसी भी घर में एक फीमेल को जो है खांसी भी हो जाती है, हम लोग दुकान पे जाके उसको कोरिक्स और ये सब जो दवाई वही ले जाते हैं, आप देख ही रहे हैं कि वो जस्ट लाइक ड्रग टाइप का हो जाता है। वो ऐसा हो जाता है कि वो नशेड़ी टाइप का बना देते हैं पेशेंट को जो है।
एक खांसी जो है कम से कम 3,500 रुपए का खर्च लेके जाती है एक घर से जो है। ये बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। मैंने यहाँ के जो इस समय सयाना साहब हैं जो प्रिंसिपल हैं, मैंने उनसे बात की कि सर आप हमें ओपीडी का डाटा दीजिए ताकि हम कुछ बता पाएँ कि जो है कौन से पेशेंट जो है उनको हम फॉलो अप कर पाएँ। सपोज सुईद का कोई फीमेल है, हम उनके घर पे जाके बता पाएँ कि आप इस तरीके से उनको जो है आप ये दवाई लीजिए, दवाई ना लीजिए और उसके मतलब प्रिकॉशंस लीजिए जो है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है कि हम लोग जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर अभी पुल के पास जो है पूरा कूड़ा जलता था, अभी भी स्मेल आती है, शाम को आप टहलने चले जाओ, अब शायद वहाँ पे पार्क बन चुका है। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को अपने आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है उसको जो है थोड़ा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि श्रीनगर 4-5 किलोमीटर रेंज में फैला हुआ है। लेकिन आप यहाँ की समस्याएं अगर देखेंगे जो है तो वो बहुत ज़्यादा लोग कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं जो है। ठीक है, किसी को खांसी हो गई तो हो गई जो है, जैसे मैडम ने जो है कॉकरोच का जो है उठाया, वो जब लगातार आपने हॉस्पिटल का जो है जिक्र किया आपने जो है, तो मेरा कहना मतलब कि छोटे छोटे मुद्दे, अब जो कोई अगर बात कर लेता है तो शायद वो अगेंस्ट हो जाता है सिस्टम की, ऐसा नहीं है। हम लोग जो है क्योंकि ये जानते हैं इसलिए उस बात को बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय में जब वो लैब इस्टेब्लिश की, आप देखेंगे कि जो भी नीति निर्धारित जो लोग हैं वो देहरादून से ऊपर चढ़ना नहीं चाहते हैं। आप वहीं से ही नोएडा में बैठा हुआ को कह देता है कि क्लाउड बस्ट हो रहा है। जब क्लाउड बस्ट की जो है डेफिनेशन ये है कि 1 घंटे में अगर 10 सेंटीमीटर बारिश होती है तब हम उसको क्लाउड बस्ट कहते हैं। ठीक है, और वो जो है जिस तरीके का डिफेम होता है उत्तराखंड के बारे में, उस पर मेरी एक बार अभी हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस कराई थी, एक पैनल डिस्कशन में मैडम भी, गंगा सोना मैडम भी उसमें उपस्थित थी। हम लोगों ने बड़ा एक थॉटफुल डिस्कशन किया था कि हम लोग जो है जो भी निगेटिविटी है उसको किस तरीके से समाज में उसको थोड़ा सा सप्रेस करने की कोशिश करें, और अवेयरनेस ही इसका सोल्यूशन है। क्योंकि धराली का जब इशू हुआ था, क्योंकि मैं भी 1 साल पहले मैं वहाँ पे विजिट करके आया हूँ, और जो सीन देखा था कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से वहाँ हो जाएगा, लेकिन वहाँ हुआ। और कहीं ना कहीं पर इन सब की चीज़ों के जिम्मेदार हम हैं। एक कोशिश है कि हम लोग जितने भी बुद्धि विभाग है, जितना भी समाज है, वो सब मिल करके जो नीति है उनमें अपना जरूर कंट्रीब्यूट करें। अपोजिशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम लोग जरूर इस बात को रखें कि अपनी बात को हम प्रॉपर तरीके से वहाँ तक समझा पाएँ। हमने यहाँ पर जब लैब इस्टेब्लिश की गढ़वाल विश्वविद्यालय में, तब आप देखेंगे कि पहला ऐसा सेंटर है जो इस समय आप हमसे पूछिए ओजोन का कंसंट्रेशन क्या है, हम बता देंगे। सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, हम बता देंगे। CO2 कितना, हम बता देंगे। CO कितना, हम बता देंगे, क्योंकि हमने वहाँ इस्टेब्लिश किया हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को या सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है हम जब भी रिपोर्ट भेजते हैं तो एकदम इग्नोरेंस की वो की जाती है, क्योंकि वो कोई इत्तेफाक नहीं रखते कि सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए हमने सर एक एनालिसिस की कि सिलिका, आप सब लोग केमिस्ट्री से बातचीत, सिलिका का कंसंट्रेशन यहाँ सबसे ज्यादा मिला। ठीक है, जब हम लोग इनहेल कर रहे हैं एयर को, हमने जो है इस चीज को, मेरे जितने स्कॉलर थे, मैंने कहा तुम ऐसा करो कि इतने रस लेकर के स्विच का चक्कर लगाओ, एक इस रोड पे जाओ, एक इस रोड पे जाओ, चक्कर लगाओ क्या है। तो पता चला कि यहाँ पर एक स्टोन क्रशर था, यहाँ पे नथाना के पास जो है स्टोन क्रशर जो है वो लगातार वहां से जितना भी डस्ट आ रहा था जो है उसकी वजह से जो है वो सिलिका हमको ज्यादा मिल रहा था। अब जो नथाना के लोग जो उसको इनहेल कर रहे होंगे, उनका आप सोचिए कि उनका हेल्थ कंडीशन क्या होगी। ये तो एक चीज बता रहे हैं। ऐसे इस तरीके सल्फेट, कैल्शियम तो चलो ठीक है हिलेरिया में मिलता है, लेकिन सल्फेट का मिलना जो है वो बहुत डेंजरस है इस एरिया में जो है। ये सब कंसंट्रेशन हमने ऐसा नहीं, हम बात कर रहे हैं, ये पूरी साइंटिफिक एनालिसिस हो चुकी है। हमने कई बार इसको रिपोर्ट भी किया है कि श्रीनगर में जो है सल्फेट है, सिलिका है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, मैग्नीशियम है, इन सब के मिनरल्स का सोर्स क्या है? ऑब्वियस है यहाँ का लोकल एनवायरमेंट, लोकल पॉल्यूशन को लेकर के हम लोग फॉरेस्ट फायर को लेकर के बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। फॉरेस्ट फायर मतलब जब होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से जो है आप देखिएगा कि हेल्थ की मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने ऐसे होते हैं कि जो हमारी खांसी या जो एलर्जिक लोग हैं उनके लिए बहुत चीज़ें दिक्कत होती है। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि जितने भी चीज़ें हम लोग के सराउंडिंग एरिया में होती हैं, क्योंकि हम लोग समाज के लिए विज्ञान लैब टू द ग्राउंड,
उस पर हम लोग जो है फोकस करेंगे। और शायद इसी उद्देश्य के साथ हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम चाहेंगे कि हमारी जो लैब है हिमालयन एटमॉस्फेरिक स्पेस फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, वहाँ पर आप लोग कभी भी स्टूडेंट्स को लेकर के आ सकते हैं, विजिट करा सकते हैं। और अभी जो वीनस मिशन है इसरो में, मैंने जो है जो वीनस मिशन जा रहा है उसमें भी हमने एक अपना पार्टिसिपेट किया है। साथ ही एक ऐप है, अगर शायद कभी मैंने जिक्र भी किया था इस चीज़ का, कि एक ऐप है लाइटनिंग अलर्ट ऐप। ये उत्तराखंड में ही है, गढ़वाल विश्वविद्यालय में दामिनी लाइटनिंग अलर्ट ऐप है ये, ठीक है। हाँ, दामिनी लाइटनिंग अलर्ट ऐप है ये। और इस समय हम लोग जिस एरिया में बैठे हुए हैं वहाँ ग्रीन सिग्नल आ रहा है। ये डाटा हमारा फिजिक्स डिपार्टमेंट चौरास कैंपस का डाटा है। ये हमारे एंड्रॉइड मोबाइल किसी के पास है, आप डाउनलोड कर लीजिए, आप इजीली पता कर सकते हो। मतलब बेसिकली अवेयरनेस है ये। 4 घंटे पहले बता देगा ये येलो है, इट मीन्स आप ऐसे एरिया में हैं जो मतलब खतरा होने वाला है। और रेड हो जाता है ये पोर्शन जो है, तो आप समझ लीजिए आप एक ऐसी कंडीशन में हैं जहां पर आपको तुरंत एक बचाव की जरूरत है। तो हम लोग छोटी छोटी चीजों को जो है, और एक बड़ा जिक्र था, हम लोग मैडम से भी डिस्कस हमारा हो रहा था, हम लोग मौसम विभाग की जो भविष्यवाणियां होती हैं उसको एकदम इग्नोर कर देते हैं या हंसी बनाते हैं। धूप निकल आती है, हम लोग केवल एक अपने एरिया को देखते हैं। जो मौसम विभाग जो करता है वो 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर का एरिया लेता है। तो हो सकता है हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही हो, लेकिन दूसरी का बारिश हो रही हो। तो कभी भी जो मौसम विभाग की जो अवेयरनेस आती है उसको हम लोग जो है एक मजाक के पात्र के तौर पर ना लें, और हमेशा एक समाज में एक बच्चों के बीच इस बात को जरूर बताएं कि जिस तरीके की हम लोगों को नेचर से बचना है, नेचर की जो नेचर कैलामिटीज हैं उससे बचना है, तो अवेयरनेस ही एक ऐसा साधन है जिससे हम लोग। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे हेमवती नंदन बहुगुण गढ़वाल विश्वविद्यालय के बहुत ही होनहार वैज्ञानिक फिजिक्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर आलोक सागर गौतम। ये बड़ा सामयिक है, बड़ा सटीक चीफ गेस्ट संदीप भाई ने चुना है। इसलिए मैं कहूँ क्योंकि जिनके स्मृति में हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं उनके अंदर भी वही स्पार्क था, वैसी चिंगारी थी कि मैं कुछ इनोवेटिव करूं, नवाचारी करूं, कोई जो है एक्सपेरिमेंटल करूं। ये है किस प्रकार से फिजिक्स या जो क्लिष्ट, जो इन्होंने अभी बात की ना कंफर्ट जोन की अभी बात आई थी, तो वो चीज़ शिवदर्शन सिंह नेगी जी जो है वो सोचा करते थे। तो आपका सिलेक्शन जो है बड़ा सटीक है, बहुत आज के लिए बड़ा प्रासंगिक भी है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और इसमें जो हम गतिविधि करते हैं वो गतिविधि और अच्छी है, और मतलब जो है उल्लेखनीय है कि हम एक शिक्षक को जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसको सम्मानित करते हैं। 4 पिछले हो चुके हैं, हमारे बीच पांडे जी बैठे हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया है। ये उनकी उपस्थिति हमारे लिए और अच्छी जो है गरिमामय है, यहाँ पे इस कार्यक्रम को और जो है वो गरिमा प्रदान करती है। मैं सबसे पहले मैडम गीता चौहान को बधाई दूंगा कि उन्होंने सुदूरवर्ती क्षेत्र में बच्चों को बेंगलोर जैसे एक सिलिकन सिटी जिसे कहते हैं, हमारे देश की जो है तमाम साइंस और टेक्नोलॉजी में जो है अग्रणीय सिटी जो है, वहाँ बच्चों को ले जाकर और ये स्थान प्राप्त किया है। तो नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी मतलब फख्र की बात हम लोगों की, तो आप बधाई की पात्र हैं। और विशेष रूप से मैं अध्यक्षता जब जो व्यक्ति करता है तो उसको लास्ट में सम अप करना होता है, क्योंकि सारी जो सार होता है, जो कंटेंट्स होते हैं, उसकी मुख्य बातें तो सामने आ जाती हैं। तो आज के सबसे पहले वक्त हमारे बीच में हरि भरमक जिन्होंने जो है विषय पे यहाँ पे आजकल लेटेस्ट जो है वो AI है, उस पे जोशी जी ने जो बातें रखी, धारा प्रवाह उन्होंने यहाँ पे
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में उसकी जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा को बहुत बेहतरीन तरीके से रखा, उसकी उपयोगिता, यूटिलिटी उसकी क्या इस समय है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने उसकी भावी संभावना पर जो प्रकाश डाला वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रदीप अंथवाल जी ने गागर में सागर भरने वाली बात की, बहुत कम शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे कही, और विशेष रूप से ये कहा कि नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट कहीं नहीं होते हैं, और विशेष रूप से शिक्षकों की अगर कोई गैदरिंग होती है, टीचर्स की कोई गैदरिंग होती है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन से जुड़े हैं, चाहे वो टर्सरी एजुकेशन से जुड़े हैं या हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, क्योंकि वो एक ज्ञानवान समाज होता है, वो नॉलेज सोसाइटी है, और वहाँ पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो रोटेट करती है। तो वहाँ संख्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि उसमें एक एक टीचर एक्सपर्ट होता है, एक एक टीचर एक संस्था के बराबर होता है। तो वहाँ जो है बहुत कुछ मिलने की अपेक्षा होती है, इसलिए उस प्रकार के कार्यक्रमों में आना हमारी क्या है, एक उतावलापन रहता है, एक जिज्ञासा रहती है, एक अट्रैक्शन रहता है। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे रखी, और आखिर संस्था को विशेष रूप से जो है उसको धन्यवाद दिया उन्होंने। श्रीमती गीता चौहान ने, जिन्हें सम्मान मिला है, उन्होंने अपनी जो उनकी अभिरुचियां रही हैं विभिन्न स्कूल्स और कॉलेजेस में जो उन्होंने सेवा दी है और किस प्रकार की एक्टिविटीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है वो बात की, और विशेष रूप से अपने बच्चों को किस प्रकार से उन्होंने तैयार किया है, और तैयार करने के बाद बेंगलोर में जो उनकी एक्टिविटीज़ को जो स्थान मिला है उसमें उन्होंने अपनी भावनाएं और अपने जो विचार हैं वो हम लोगों के सामने रखे। डॉक्टर पांडे जी जो पहले ही सम्मानित यहाँ हो चुके हैं, उन्होंने फिजिक्स और मैथ्स के सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे बीच में रखी, और ये उनका बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू था कि संतुलित और सुखी मानव जीवन के लिए जो है उसकी अर्थवत्ता और सार्थकता का वैज्ञानिक कारण क्या है। विशेष रूप से केमिस्ट्री के जो हार्मोन्स की आपने बात की, 3 हार्मोन्स की, वो वास्तव में जो है हम फील कर रहे थे अंदर, और ये बात होती भी है। आपने जब कभी रामायण सुनी होगी तो रामायण सबसे पहले जब आई थी तो उसका एक्सप्लेनेशन आया करता था बाद में, कि जब रावण जो है सीता को हरने के लिए निकला था तो उसकी बॉडी में सारे हार्मोन्स जो थे नेगेटिव थे, उसका चेहरा वो था, सारी फिजा उतर जाती है आदमी की जब बुरे काम करने के लिए पहली सोचता कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूं। तो कुछ आपकी बातें जो है वो हम लोग अंदर महसूस कर रहे थे उसको। तो उस मतलब ये जो एक आनंदमय सुखी मानव जीवन का जो वैज्ञानिक कारण क्या है उस पर आपने बहुत सुंदर प्रकाश यहाँ पे डाला पांडे जी ने, उसकी वैज्ञानिक चर्चा हमारे बीच रखी। डॉक्टर आलोक सागर गौतम जी ने अपने टीचिंग एप्टीट्यूड की बात की कि मैं कहाँ साइंटिस्ट बनने को निकला था, लेकिन जो है वो कूद के जो है पैर पायदान पे जो है वो नजर आते हैं। तो आपने टीचिंग को ऑप्ट किया, और किस प्रकार से क्लासरूम जो है चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, जिससे बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि ये बहुत भारी भरमक है, बहुत कठिन है, अरुचिपूर्ण है, उसके लिए इन्होंने बताया कि क्लासरूम अगर कंफर्ट जोन बनता है, अगर हम कंफर्ट जोन बनाते हैं, उसमें अगर इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, बच्चों को पहले पढ़ लेते हैं कि बच्चे क्या हैं, वो जिक्र जोशी जी ने भी किया था, तो बड़ा इजी उनके लिए हो जाता है। और विशेष रूप से उन्होंने जो है श्रीनगर का उदाहरण लेते हुए, यहाँ के केस स्टडी को लेते हुए, जो पॉल्यूशन और पॉल्यूशन के साथ साथ उन्होंने जो है हेल्थ जो हम लोगों की मास हेल्थ है उस पर जो बात की है, पब्लिक हेल्थ है, और उसके द्वारा जो है उसके बाद उन्होंने उसके हमारी लाइफ स्टाइल में क्या फ़र्क पड़ रहा है यहाँ, उस पर वो जुगलबंदी जो उन्होंने जो बताई जो है, ये कोरिलेशन उसका बताया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, मेरा ये कहने का मतलब है आइकॉनिक टीचर्स जो हैं वो जो अपने अपने क्षेत्र में जो प्रत्येक बच्चे को, या फिर अनिल के फादर, अनिल स्वामी के फादर जो लैंसडाउन में वो भी थे, या फिर उसके बाद यहाँ वो भी एक आइडल टीचर, गजब के आइडल टीचर।
तो पहले 80 में से 100 में से 80 लगभग हुआ करते थे, लेकिन वो दौर था उस समय इस प्रकार। लेकिन आज जो है बहुत सी चीजें ऐसी आई हैं, सुगम से दुर्गम जाना है, दुर्गम से सुगम जाना है, वो राजनीति हुई है, बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं, नया दौर आया है, इसलिए अब उसमें थोड़ा सा क्षय हुआ है। उसका एक कारण तभी इसलिए भी रहा है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनके जो है उसमें बंद होने की कगार में कई आए हैं। एक उसका एक कारण भले ही ये जो दो धारा की जो एजुकेशन चली है, प्राइवेट और गवर्नमेंट वाली, उसकी वजह से भी ये हुआ है। और लोगों में एक जो कॉम्पिटिटिव भावना आई है कि हम रिस्क नहीं लेंगे, राजकीय कॉलेज में हम अपने स्कूल को रखेंगे, कंपटीशन में नहीं आ पाएगा। तो एक मामूली सोल्जर भी जो है वो गांव से उतरकर अगस्त मुनि में, गोपेश्वर में, कोटद्वार में, देहरादून में, श्रीनगर में आके कमरा लेती है वो बहुएं हमारी, और हस्बैंड कहीं सर्विस कर रहा है। आपको आप सर्वे करेंगे तो आपको बहुत मिलेंगे, बच्चों को पढ़ाने को लगेंगे, क्यों? इंग्लिश मीडियम उसमें पढ़ाना है। ये सारी चीजें मैं एक जिक्र कर रहा हूं। लेकिन अभी भी शिव दर्शन सिंह नेगी जी जैसे बहुत से शिक्षक हैं जो प्रत्येक बच्चे को अपनी केस स्टडी समझते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं इसके जीवन में थोड़ा, और वास्तव में बड़ा इंपॉर्टेंट है। टीचर बहुत इंपॉर्टेंट एक माध्यम है उनके लिए कि वो जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो उसने प्राप्त करना है अपने आजीविका के माध्यम से, कैरियर के माध्यम से, या जो उसकी हैबिट है अगर उसको ही वो कैरियर अपना बना लेता है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बड़ा पारस जो है, जो छू के उसको सोना बना सकता है, उसको हीरा बना सकता है, वो एक आदर्श शिक्षक है। वो एक आदर्श शिक्षक कर सकता है। आपने एक शिक्षक को लेकर इस प्रकार के एक प्रोग्राम, अपने बहुत से आपके प्रोग्राम्स होते हैं, उस प्रोग्राम में आपने एक सेगमेंट ये भी रखा है। मैं आपको इसके लिए सब की ओर से बधाई देता हूं। संदीप जी इस ऐसे कार्यक्रमों के लिए लगे होते हैं, चाहे साहित्यकार है, लोक संस्कृति से संबंधित चीजें हैं, खुद अपने स्कूल्स में चैरिटी बिगिंस एट होम वाली बात है, खुद आप मतलब जो है अपने स्कूल में इस प्रकार के इनोवेटिव वर्क करते हैं, नवाचारी आपके जो प्रयास हैं अपने स्कूल में बच्चों में इस प्रकार के हुनर पैदा करना। क्योंकि आजकल केवल क्लासरूम एजुकेशन, केवल सिलेबस बेस्ड अगर नॉलेज होता है तो बच्चा कंपटीशन में और चैलेंजेस में पार नहीं हो सकता। आप कोशिश करते हैं कि डाइवर्सिफाइड, बहुमुखी उनमें विकास है। वो आपके यहाँ अगर प्रार्थना है तो वो भी मौलिक अपनी हो, अपनी गढ़वाली में हो, अपनी भाषा से जो है जुड़ी हुई हो, और उसको सब मिलकर करें, साझे प्रयास हो। एक होलिस्टिक अप्रोच जो एक स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए है, एक आदर्श के रूप में, एक मोटिवेशनल जो है एक आकाशदीप के रूप में लोगों को दिखाई दे, और वो फिर क्या है, उसका संक्रमण हो, फिर वो फिर फैले, ये पॉजिटिविटी जो है ये फिर और फैले, इसकी रेंज बढ़े। इसके लिए संदीप भाई जो है न केवल आखिर की ओर से बल्कि उनके जो व्यक्तिगत प्रयास भी है, आपको और आपके परिवार को और आपके साथ जो आखिर संस्था के जो ये उत्साही और सक्रिय जो आपके सदस्य हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद।